अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम DI जो है 334 बुक का कोड है और बुक है आपकी हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। और ये सिविल थर्ड ईयर की बुक है और इसका चैप्टर नंबर जो है वो 12 जो पेपर बी में आता है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है इरिगेशन। और इरिगेशन के जो इसका जो मतलब पहला चैप्टर जो कि पेपर बी के लिहाज से होगा, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, फर्स्ट 11 चैप्टर्स जो है वो पेपर ए में है। हम चैप्टर नंबर जो है वो 11 तक करें तो 12 चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम ही इरिगेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा इरिगेशन, जिसे उर्दू में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आबपाशी। ठीक है, आबपाशी है और इसमें क्वेश्चन है इरिगेशन की तारीफ करें। और हमने बेसिकली इसकी सिर्फ थ्योरेटिकली इसको रीड करना है और आपने जो कोशिश करनी है कि आपके जो मतलब कि इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, उनमें आपने फोकस करना है डेफिनेशंस को। जैसे इरिगेशन की जो है वो तारीफ करें, इसकी इकसाम के नाम लिखें, इसकी अहमियत क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने जो है वो फोकस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इरिगेशन की तारीफ करें। आबपाशी से मुराद फसलों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी फ़राहम करना, बस जस्ट इतनी डेफिनेशन है, फ़राहम करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं तो आप उतनी लिखें जितनी बुक में है, लेकिन अगर आप खुद से वर्डिंग बना रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल आंसर आपने लिखना है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना और ना ही इससे कम हो। अगर आप खुद से ब्रीफ कर रहे हैं तो ज़्यादा लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना आपसे पूछा जाए उतना आपने बयान करना है। जैसे कि अगर डेफिनेशन पूछी तो आप डिफाइन करते हुए साथ टाइप्स में लिख देंगे तो ये अच्छा नहीं है, ये मतलब कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, हाँ, याद करने के लिहाज से आप याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका इरिगेशन के फवायद बयान करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिस्ट दी एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, इसके फायदे क्या हैं। आबोपाशी से मंदरजा झैल फवायद जो है वो हासिल होते हैं। नंबर एक, खुराक की पैदावार में इजाफा होता है, यानी जो प्रोडक्शन है। नंबर दो, आपका जो है नकद आवर फसलों यानी जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनकी काश्त जो है वो मुमकिन हो जाती है। और नंबर तीन, फलदार दरख्त जो है वो उगाए जा सकते हैं। नंबर चार, पीने के लिए पानी मुयस्सर आ जाता है। नंबर पाँच, सैलाबों से बचाव हो जाता है। ठीक है ना, सैलाब वगैरह से बच जाता है बंदा, क्योंकि ये पानी यूटिलाइज कर लेते हैं हम। और नंबर छः, कहत की सूरत हाल पैदा नहीं होती। ठीक है। और नंबर सात, लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ जाते हैं। ये कुछ फायदे हैं। इनमें से आप देखें ये 7 पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट बहुत ज्यादा है, आप कम से कम इसके अंदर से 4 पॉइंट तो लाजमी करेंगे। ठीक है, हाफ पॉइंट का एक पॉइंट मतलब कि आप अगर लाइन लिखते हैं इसकी एक पॉइंट लिखते हैं, हाफ नंबर आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट तो कम से कम आपको 2 नंबर के सवाल के लिए लिखने ही होंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इरिगेशन के लिए पानी के जराए के नाम लिखें। हम किन किन जरियों से जो है वो पानी हासिल करते हैं। आबपाशी के लिए यानी आबपाशी के लिए आबपाशी बेसिकली तो यानी इरिगेशन के लिए पानी मंदरजा झैल 3 जराए से हासिल होता है हमें। हम 3 तरीकों से पानी हासिल कर सकते हैं। नंबर एक, बारिशी पानी, जैसे बारिश होती है हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। नंबर दो, सतही पानी जो सतह जमीन पर मौजूद है। और नंबर तीन, जेर जमीन पानी। एक सतह जमीन के ऊपर है जो झीलों तालाबों वगैरह का, और जो जेर जमीन है वो आप बोर करके पानी हासिल करते हैं। ये 3 तरीके ही होते हैं, एक बारिश के जरिए से है, एक सतह जमीन के ऊपर मौजूद है, और एक सतह जेर जमीन यानी कि जो अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर है, सब सरफेस वाटर कहते हैं। वो आप मतलब ट्यूबवेल पंप और बोरिंग करके आप पानी हासिल करते हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, इरिगेशन के नुकसानात की तफसील बयान करें। अब अगर हम इरिगेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आबपाशी से मंदरजा झैल नुकसानात जो है ना, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये वाक़ होते हैं। नंबर एक है, ज़्यादा पानी की फराहमी की वजह से हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होती है। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। पानी की मिकदार बढ़ जाने से ये यानी कि इवेपोरेट होती है और फ़ज़ा में चली जाती है, और ये हवा में जितनी ज़्यादा नमी की जो मिकदार होगी तो उतना जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होगी। नंबर 2, खड़े पानी, अगर किसी जगह पे आप पाशी कर रहे हैं और वहाँ पे पानी खड़ा रखना पड़ता है ना, तो वहाँ पर मच्छर जो है वो परवरिश पाता है।
तो जिससे आवाम को मलेरिया या फिर मलेरिया बुखार जो है वो आने का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे कि इसका एक और नुकसान है कि पानी को बार-बार सॉरी ज़मीन को बार-बार पानी देने से ज़मीन के मसाम बंद हो जाती है, यानी ज़मीन बंजर हो जाती है। उसके मसाम बंद हो जाती है, ऐसी सूरत-ए-हाल को वाटर लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग लॉगिंग जो बेसिकली लफ़्ज़ है जो कि बीमार ज़मीन की अलामत है और ऐसी ज़मीनें फसल काश्त करने के काबिल नहीं होती जो आम स्टेट वर्ड फॉरवर्ड वर्ड में हम स्टेट वर्ड में जो हम बोलते हैं बंजर हो जाना। तो ज़मीन जो है वो आपकी वाटर लॉगिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो फसल यानी काश्त करने के काबिल नहीं रहती। तो बार-बार ज़मीन पर आबपाशी करते हुए जो पानी लगाया जाता है, तो उसमें फिर ज़मीन के जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये 3 नुकसानात हैं। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि इरिगेशन के लिए पानी की रेनफॉल बयान करें। देखिए हमने पहले पानी के असूल ज़राए के बारे में बात की थी, बारिश का तरीका ये वही है। रेनफॉल बारिशी पानी जो है। तो इसमें इसका आंसर है कि बारिश के पानी का म्यार बहुत अच्छा होता है। बेसिकली नेचुरल है और ये पानी फसलों के लिए बेहद मुफीद होता है, ठीक है। पाकिस्तान में फसलों की ज़रूरत के मुताबिक बारिश नहीं होती, ठीक है ना? बारिश का दौरानिया कम है। पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिश मौसम बरसात ही में होती है, ठीक है। इस वक़्त जो है ना रबी की फसल बर्दाश्त हो चुकी होती है। मतलब यानी इससे पहले ज़रूरत होती है लेकिन ये फसल बर्दाश्त हो चुकी होती है। जबकि खरीफ की फसल तैयार होती है। तो गन्ने और चावल की फसल को खूब फ़ायदा पहुँचता है इस बिना पर, ठीक है। तो पानी का ये ज़राया नाक़ाबिले एतबार है ना? मतलब कि इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो बहुत कम होता है कि ये कहीं जैसे उसने बताया यहाँ पर कि ये बारिशें होती हैं, तो कब होती हैं? उसने बताई हैं जी ज़्यादातर मौसम बरसात में होती हैं। तो आम जो औकात में हमें बा पानी की ज़रूरत पड़े तो फिर बारिश का पानी हमें मुयस्सर नहीं होता। ये इसलिए कह रहा है कि नाक़ाबिले एतबार है, ये कभी भी मुमकिन हो कि बारिश हो या ना हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 से इरिगेशन के लिए सतही पानी के बारे में बयान करें। आबपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो सतही पानी है ना, मैंने जैसे बताया आपको नदी नाले, दरियाओं, ये झीलों की शक्ल में जो है ये पानी दस्तयाब होता है। आबपाशी के लिए पानी को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाने से पहले पानी की मिकदार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाती है कि आपने कितने क्वांटिटी में यानी कितनी मिकदार में आपको पानी का हसूल है। या आप कितनी मिकदार में पानी आपको मतलब कि आप रिक्वायर्ड है, तो उसके मुताबिक फिर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। बाज़ इलाकों में पाया जाने वाला पानी फसलों की काश्त के लिए मौजू नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के जिसे आप कह सकते हैं कि मुरक्कबात यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना? केमिकल्स वगैरह कुछ ऐसी कसावतें जाके लिखा भी हुआ है क्योंकि इसमें नमकियात और दीगर नुकसानदायक कसावतें पाई जाती हैं। अगर इन नुकसानदा अज्जा की मिकदार ज़्यादा हो, तो ऐसा पानी फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंपल होगी ना चीज़। तो पानी को फसलों की ज़रूरत के अलावा पानी की यानी कि क्वालिटी देखी जाती है। इसमें कहीं नमकियात या मुख्तलिफ किस्म की कसावतें तो मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ देखी जाती है। सतही पानी में ख़ास तौर पे। ज़ेर ज़मीन पानी भी अच्छा होता है, साफ़ होता है। इरिगेशन के लिए सब सरफेस वाटर बयान करना। अब ज़ेर ज़मीन पानी आ गया, जो अंडरग्राउंड वाटर है। तो सतह ज़मीन से नीचे पाए जाने वाले पानी को ज़ेर ज़मीन पानी कहा जाता है। कैसे हासिल करते हैं देखिए, इसे ज़मीनी पानी भी कहा जाता है। बारिशी पानी और दरियाओं का पानी रिस-रिस कर यानी कि ज़मीन में रिसता हुआ कर सतह ज़मीन से नीचे चला जाता है, जो कि ज़मीनी पानी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसे वाटर लेवल भी कहते हैं, जो वाटर टेबल है सॉरी। इस पानी को पंप करके देखिए पंपों के ज़रिए से दोबारा सतह ज़मीन पर लाकर आबपाशी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है ना? इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज़ बाकायदा बनाई जाती हैं। जो ट्यूबवेल होते हैं और खुले कुएँ जो हैं वो तमीर किए जाते हैं। बाज़ इलाकों में इस पानी की सतह ये जो पानी होता है ना इसकी सतह ज़मीन से गहराई पर यानी 30 मीटर से भी ज़्यादा गहरे नीचे से आप बोर करके ये पानी हासिल करते हैं और बाज़ इलाकों में ये सिर्फ़ 2 मीटर की गहराई पर ही मिल जाता है, ठीक है? बाज़ इलाकों में पानी चश्मों की सूरत में दस्तयाब होता है, बाज़ इलाकों में इस पानी का म्यार अच्छा होता है और बाज़ इलाकों में इसमें नुकसानदा जो वो नमकियात भी शामिल होते हैं, जो कि फसलों के लिए नुकसानदा होते हैं। ऐसे पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? इतना सारा लिखा हुआ है ना, आप इसको 3-4 लाइनों में अपनी वर्डिंग में बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कैनाल इरिगेशन के कामों के नाम बयान करने हैं। तो नहरी पानी से आबपाशी करने के लिए मंदरजा ज़ैल तमीराती काम करने पड़ते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं।
नंबर 1 होता है आपका डैम की तमीर, ठीक है? नंबर 2 बैराज की तमीर, नंबर 3 नहरों की यानी कैनाल्स जो होते हैं, और नंबर 4 मोहगों की तमीर होती है, मोगे बनते हैं, ठीक है? और उसके बाद नंबर 5 आती है खालों की तमीर। ये खालें होती हैं नहरों से निकाल के जो पानी फसलों को दिया जाता है ना, तो उसके लिए खालें बनाई जाती हैं। ये देहाती लोग बेहतर इस चीज़ों को जानते हैं। आप सर्च कीजिएगा, आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं आबपाशी के लिए पानी के म्यार की तारीफ करें। यानी पानी का म्यार जो इसकी क्वालिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए। अगर किसी पानी में 1000 पीपीएम है पार्ट पर मिलियन तक नमकियात शामिल हों तो उसे अच्छा पानी कहा जाता है, ठीक है? अगर इनकी मिकदार 1000 से 2000 तक हो तो उसे दरमियानी किस्म का पानी कहा जाता है, और अगर नमकियात की मिकदार जो है वो अब 2000 से ऊपर चली गई है पार्ट पर मिलियन से ज़ायद हो जाए तो इससे आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी में ज़्यादातर नमकियात सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके जो क्लोराइड्स हैं, इसके सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, भारी पानी, सख्त पानी, ये वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है? इसकी शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। इनमें से सोडियम के नमकियात जो हैं वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होते हैं। पानी का म्यार का पता चल गया, और म्यार में कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं, वो भी पता चल गया। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी दरियाओं के बहाव के बारे में बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। जुलाई अगस्त के महीनों में इनका बहाव बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस मौसम में बारिशें ज्यादा होती हैं। दिसंबर से मार्च तक इनमें बहाव बहुत कम होता है। ये एक स्केजुअल है, ये याद रखना है आपने, ठीक है? मुताबिक जो कि ज्यादा से ज्यादा बहाव के 10% से भी कम होता है, और अप्रैल से जुलाई तक जो है वो पानी में कुछ इजाफा हो जाता है क्योंकि इस मौसम में पहाड़ों पर बर्फ जो है वो पिघल कर दरियाओं में बहाव का जरिया बन जाती है। ये रहा स्टूडेंट एक छोटा सा जो इंटरफेस मैंने आपको, मतलब एक हम डिस्कस कर रहे थे, हम इसको रीड कर रहे थे इस चैप्टर को, और इसमें आपने क्या देखा, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इसकी टाइप्स हैं, कुछ इसकी इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सोर्सेज हैं जो जराए कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पढ़नी है, कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में बिठा लें, ये यानी कि इसके अलावा भी ये फील्ड वर्क के लिए भी है, मतलब कि जब आप इंटरव्यू वगैरह बेस पे जाते हैं तब भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इरिगेशन वगैरह के डिपार्टमेंट वगैरह किसी भी चीज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, और पेपर के लिए तो खास तौर पे अभी करें ताकि आप पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये अभी का जो हमारा छोटा सा एक जो लेक्चर था ये समझ आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और साथ ही जो है वो आप बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह आपकी है तो वो कमेंट कीजिएगा ताकि उसको जो है वो सोल्व किया जा सके। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।